नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल पर। दोस्तों, पिछले 31 मई को मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 8 साल का कार्यकाल पूरा किया। बताते चलें कि यह उनका दूसरा कार्यकाल है जिसके वो 3 साल पूरे कर चुके हैं। दोस्तों, 8 साल इस कार्य अवधि के समाप्त होने पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़े जश्न बनाने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में यह बैठक की गई कि मौजूदा सरकार 1 जून से लेकर 15 जून तक देश के तमाम जगहों पर देश की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के सभी मंत्री पूरे तौर पर जश्न मनाएंगे, सरकार की उपलब्धियों का जनता के सामने बखान करेंगे और इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि यह 8 साल की अवधि देश के पिछले 75 सालों में ज़्यादा यूनिक रही है और देश की आज़ादी के इस अमृत काल में, इस अमृत महोत्सव के इस अवसर पर वह 8 साल की अपनी उपलब्धियों को कुछ ज़्यादा ही रेखांकित करने के मूड में दिखती है। तो दोस्तों, हम चूंकि मीडिया से बिलोंग करते हैं और उस मीडिया से बिलोंग करते हैं जो सचमुच लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में अपने को आपको अघोषित रूप से संविधान का अंग मानते हैं, लोकतंत्र का एक मजबूत प्रहरी मानते हैं और देश के मौजूदा निजाम और सार्वजनिक व्यवस्था का एक रियल वॉचडॉग मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का नाम यदि सत्य असत्य और अर्धसत्य है तो इस सरकार के सभी मोर्चों पर किए गए काम, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, राजनीतिक मोर्चे पर हो, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हो, राष्ट्रीय मोर्चे पर हो, और कुल मिलाकर के देश के आम जन और लोकतंत्र के सभी संस्थाओं के प्रति इसके दायित्वों की हम बिल्कुल खरी खरी और भली भांति विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जैसे ही 2014 में सत्तासीन हुई तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक कहीं न कहीं जो एक ऑर्डर था नेतृत्व का, उस नेतृत्व ऑर्डर को कहीं न कहीं एक तरह से आगे बढ़ करके उसे कहीं न कहीं सुपरसीड करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये बड़े ही आदर्श स्थिति होती कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में करीब 4 दशक तक फैलाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को कहीं न कहीं आगे सिंबॉलिक रूप से ही सही खड़ा किया जाता, उन्हें कुछ दिनों के लिए ही सही प्रधानमंत्री बनाया जाता और उसके बाद बागडोर सर्वाधिक लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को दिया जाता तो एक बड़ी ही अच्छी स्थिति होती। बाद के कालक्रम में हमने यह भी देखा कि देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के लिए भी लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर विचार नहीं किया गया और नरेंद्र मोदी ने यहाँ भी एक तरह से अपनी ज़्यादा कुछ अतिशय राजनीतिक सूझबूझ और अपने कहीं न कहीं अपनी खुददारी का परिचय देते हुए अपने राजनीतिक एक तरह से मार्ग को बिल्कुल एक तरह से निर्बाध बनाने के लिए उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर गौर नहीं किया। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस विकास यात्रा को बड़े क्लोज क्वार्टर से देखने वाले एक पत्रकर्मी के रूप में हमें ये चीज नागवार लगी। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी ने अपने आगमन के बाद से ही जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास की तमाम योजनाओं को लेकर के जो पहल की वो बड़ी ही एक तरह से बेहतरीन थी। मिसाल के तौर पर जनधन योजना, जिसमें कि देश के सभी लोगों को बैंकों से जोड़ने और उन तमाम नॉन बैंकिंग सिटीजन को बैंक से जोड़ने का एक बड़ा ही अनूठा अभियान था, जिसे एक राष्ट्रीय महाअभियान का दर्जा दिया गया। सरकार ने पहली बार ये दिखाया कि सरकारें भी बड़े जोशो खरोश के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात किसी लक्ष्य की प्राप्ति में काम कर सकती है। पहले 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा की गई और यह तय किया गया कि 26 जनवरी 2015 तक करीब 10 करोड़ लोगों को इसका एक जो है ग्राहक बनाया जाएगा, बैंकों का जनधन से जोड़ा जाएगा। लेकिन वह योजना इतनी तीव्र गति से और इतनी द्रुत गति से चलाई गई कि न केवल 10 करोड़ बल्कि 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़
30 करोड़ 35 करोड़ और आज की तारीख में वो आंकड़ा 45 करोड़ तक पहुंच गया है। जनधन के अलावा जन सुरक्षा, कृषि बीमा योजना, मुद्रा योजना जैसी योजनाएं लाई गई, जो कहीं न कहीं मुद्रा योजना के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने, सुरक्षा योजना के जरिए आम ग्रामीण आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा के नेटवर्क में लाने जैसी योजना शुरू की गई, जो कहीं न कहीं एक बुनियादी पहल थी। और उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ऐसी अनूठी योजनाएं लाई जो अब तक एक तरह से अछूता पड़ा हुआ था। देश की करीब बहुसंख्यक ग्रामीण आबादी एलपीजी के ईंधन से वंचित थी और उन्हें कहीं न कहीं उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं के नाम पर एलपीजी कनेक्शन देने की एक बड़ी योजना चलाई गई, जिसे से पहले 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वह जैसे जैसे सब योजना द्रुत गति से आगे बढ़ी उसका लक्ष्य बढ़ाया गया और वह 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ और 5 करोड़ से बढ़कर आज की तारीख में करीब 8.5-9 करोड़ गाँव की महिलाओं को उस उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें फ्री में गैस के चूल्हे और सिलेंडर दिए गए। ये बात अलग है कि अभी पेट्रोलियम पदार्थों की कमर तोड़ती महंगाई के आगे उन उज्ज्वला ग्राहकों ने गैस के सिलेंडर भरवाने बंद कर दिए हैं और अभी अभी फिलहाल मोदी सरकार ने उज्ज्वला गैस पर 200 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा कर उन एलपीजी धारकों को, उन उज्ज्वला एलपीजी धारकों के लिए थोड़ी सी राहत देने का काम किया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी भारत की धाक और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने व्यक्तिगत कौशल का परिचय दिया। कहीं न कहीं देश में वो एक बड़े कम्युनिकेटर के रूप में जाने गए, लेकिन उन्होंने विदेश में जाकर के भी बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपतियों के साथ बिल्कुल बराबरी के तर्ज पर उनसे मिलना, गर्मजोशी से अपने भारत का प्रतिनिधित्व करना और अनिवासी भारतीयों के साथ उनका अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में उनसे संपर्क करना, जापान में, और फिर भारत की कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को और बल प्रदान करना नरेंद्र मोदी के यूएसपी में माना जा सकता है। फिर 2019 के आसपास जिस तरीके से पाकिस्तान के तरफ से भारत में आतंकवादी हमला किया गया, उरी में जो है 25-30 सैनिकों को मार दिया गया, उससे पहले पठानकोट में कहीं न कहीं आर्मी कैंप के बेस पर, एयर बेस पर हमला किया गया, तो ठीक चुनाव के पहले 2019 में उससे पहले करीब सर्जिकल ऑपरेशन किया गया उरी का बदला लेने के लिए। और फिर उसके बाद में जो एक और जो हमला बड़ी तीव्रता के साथ कश्मीर में जो किया गया था, उसका बदला लेने के लिए एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के बालाकोट में जिस तरीके से बम गिराए गए, नरेंद्र मोदी को एक नए राष्ट्रवाद के हीरो के रूप में माना गया कि वह भारतीय सेना अब जो उन पर आंख दिखाता है, जो उनके साथ जो है छल करता है, प्रॉक्सी वार करता है, वह अब उनके घर में घुस करके भी हमला कर सकती है। तो 2 बार नरेंद्र मोदी ने इस काम को अंजाम दिया और कहीं न कहीं भारतीय जनता में उन्होंने भारी वाहवाही लूटी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी बहुत जो उनकी कमी थी, मिसाल के तौर पे 2019 के इंटरिम बजट में उन्होंने किसानों के लिए एक तरह से किसान सम्मान राशि 500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की, आयकर की जो सीमा है उसे बढ़ा करके 5 लाख कर दिया। ऐसे ऐसे कुछ लोकप्रिय योजनाएं शुरू की गई। श्रमिकों के लिए 3000 पेंशन देने की बात की गई। तो कुल मिलाकर के इन इंटरिम बजट के बाद जो बालाकोट में जो सर्जिकल ऑपरेशन भारत की वायु सेना ने जो किया, उससे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई और 2019 का चुनाव ठीक उन्होंने 2014 के चुनाव के तर्ज पर भी उन्होंने जीत लिया। लेकिन दोस्तों, इस पहले कार्यकाल में जहां ये नरेंद्र मोदी की सारी जो है उपलब्धियां थी, जनता में वाहवाही प्राप्त करने के तरीके थे, उसी दरमियान उन्होंने 2 बहुत बड़े गलत फैसले भी लिए। एक फैसला नोटबंदी का था, जिसे ये बताया गया कि देश में काले धन पर रोक लगाने के लिए जो ब्लैक एसेट के रूप में, ब्लैक मनी के रूप में जो रखा गया है, उसे उगाही करने के लिए नोट को बदल दिया गया और उसके तहत 1000 के नोट और 500 के नोट जो करीब कुल करेंसी का 85% थे, उसे रातों रात 8 नवंबर 2016 को एक टेलीकास्ट के जरिए इलीगल ठहरा दिया गया और अगले 45 दिनों के अंदर कह दिया गया कि आप बैंकों में इन नोटों को आप जमा करें
और उसके बदले नए करेंसी प्राप्त करें। इस 1.5 महीने की इस कवायद में भारत की अर्थव्यवस्था को, जो शुरू में इस बात का बड़ा ही उफान मचा कि देश में काले धन पर एक जबरदस्त, एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, हमला हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के बाद के दिनों में यह बात भली भांति आभासित हुई कि यह हमला भ्रष्टाचार पर नहीं था, यह हमला बेनामी संपत्ति पर नहीं था, यह हमला देश में एक इंस्टीट्यूशनल स्वरूप ले चुके कण कण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर यह हमला उस तरीके से निर्णायक नहीं हो सका, बजाय कि कुछ कैश जो नकद रूप में रखे गए थे और जिन्हें यह बताया गया कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, जिसे अनुमान लगाया गया कि देश के कुल काले धन का केवल 6% हिस्सा था जो नकद के रूप में रखा गया था। लेकिन पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक तरह से बंदी, अस्थिरता और गतिरोध में एक तरह से फेंक दिया गया। देश में बेरोजगारी का आलम बढ़ा, देश में पूरी इकोनॉमिक जो डायनेमिज्म थी, जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद एक नया गति प्रदान प्राप्त कर रही थी। 2015, 16 और 17 में आर्थिक विकास दर 6, 6.5 और 7% की तरफ चली गई थी। वह नोटबंदी के बाद लगातार 3 साल गिरावट की ओर गई। हमने 5% का भी विकास दर हासिल करने में बड़ी मुश्किल प्रतीत हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी सरकार की एक कम्युनिकेशन स्किल और गांव के गरीबों के लिए कुछ शुरू की गई मौलिक योजनाएं, जिसमें एक योजना का मैं और नाम लेना चाहूंगा, जो कहीं न कहीं देश के मौजूदा आबादी को बुनियादी तौर पर मजबूत करने वाला था। वह योजना एक तरह से जो थी वो सौभाग्य योजना थी कि देश के जितने गांव जो अब तक इलेक्ट्रिफिकेशन से अछूते थे और देश के वो जितने घर जहां पर कि बिजली का कनेक्शन नहीं लगा था, उसे भी एक जनधन योजना की तरह अभियान का स्वरूप दे करके एक बिजलीकरण का अभियान चलाया गया और देश के सारे गांव और देश के सारे घर बिजली से कनेक्ट हो गए। तो कुल मिलाकर के एलपीजी प्रदान करना, बिजली का कनेक्शन देना, लोग बैंक से सारे लोगों को जोड़ करके उन्हें कहीं ना कहीं मॉनेटरी एम्पावरमेंट देना कुछ बुनियादी कदम थे। लेकिन कुल मिलाकर के नोटबंदी ने वो रही सही कसर जो अर्थव्यवस्था ने प्राप्त की थी उसे धूल धूसरित कर दिया। और उसके बाद जीएसटी को अपनाने को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से आनन फानन में इसको लागू करने का फैसला जुलाई 2017 में लिया, वह भी बिना पूरी तैयारी के साथ किया गया था दोस्तों। और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में जो नोटबंदी की मार पड़ी वह जीएसटी की बीमार से भी तिलमिलाई। और जीएसटी की घोषणा भले कर दी गई हो, लेकिन बाद के होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठकों में लगातार मॉडिफिकेशन किए गए, लगातार सुधार लाए गए और यह माना गया कि यह कर व्यवस्था को सिंपल करने के बजाय उसे और जटिल बनाने का काम किया। लोगों को जिस तरीके से एनुअल रिटर्न भरने की बाध्यता दी गई, कई सारे बिजनेस इस काम से अपने आप को अछूते रख दिए गए और कई जगह यह माना गया कि टैक्स नेट में कई सारे आइटम अभी भी नहीं आ पाए हैं। और उसके बाद जीएसटी के कलेक्शन में लगातार जद्दोजहद करनी पड़ी। 1 लाख करोड़ मासिक का आंकड़ा भी प्राप्त करने में सरकारों को दिक्कत हुई। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल की समीक्षा जब हम दूसरे कार्यकाल पर आते हैं तो एक नया आयाम प्राप्त होता है। और इस कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे निर्णय थे जो उनके तमाम अच्छे निर्णयों पर भी भारी पड़े। अगर देखा जाए तो 2019 में सरकार के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर इशू को ज्यादा प्राथमिकता में रखा। जहां पहले टर्म में गरीबों के लिए कुछ मूलभूत योजनाएं शुरू की गईं, कुछ राजनीतिक शालीनता का परिचय दिया गया, पार्टी के सारे सीनियर मोस्ट लोगों को मंत्री बनाया गया और कई जगह कुछ विपक्ष के आरोपों और मीडिया को भी आजादी दी गई और कई जगह सरकार अपने सही कदमों को लेकर के भी बचाव करने की मुद्रा में दिखी। लेकिन जब दूसरा टर्म आता है तो इस सरकार का आत्मविश्वास कुछ ज्यादा बढ़ जाता है और अपने कोर एजेंडे के तहत कश्मीर में धारा 370 को हटाने को लेकर के नए गृह मंत्री अमित शाह बड़ी जल्दी से और बड़े सुनियोजित तरीके से उस प्लान को अंजाम देते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी का कोर इशू जरूर था, लेकिन समूचे देश में उसकी पूरी वाहवाही मिली और लोगों ने यह कहा कि जब कश्मीर को हमने जब पूरी आजादी दी, स्पेशल स्टेटस दिया, हर तरीके की स्वाधीनता दी, स्वायत्तता दी, तो वहां पर आतंकवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अलगाववाद कहीं ना कहीं बढ़ने की ओर ही अग्रसर था
और कुल मिलाकर 1989 के बाद कश्मीर में बदला हुआ मंजर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। तो धारा 370 हटाने के बाद जैसे ही नई सरकार ने अमित शाह के गृह मंत्रित्व में यूनियन टेरिटरी का दर्जा एक स्पेशल स्टेटस के बजाय जब कश्मीर को दे दिया गया, लद्दाख इलाके को उससे अलग कर दिया गया, तो एक सन्न सा, एक खिन्न सा माहौल दिखाई पड़ा। पाकिस्तान जहां खिन्न था वहीं कश्मीर के अंदर के लोग सन्न थे और पूरे भारतवर्ष के लोग जो है वह एक तरह से विजयी भाव में आए थे कि उसका ताज जो विभाजन की भेंट चढ़ा था, कॉम्युनल विभाजन की भेंट चढ़ा था, और वो एक ऐसा प्रतीक था कश्मीर जिसके सहारे भारत की जनता समझती थी कि एक सेकुलरिज्म का प्रतीक हमारा कश्मीर है, कि जहां मुस्लिम मेजोरिटी होते हुए भी वो सेकुलर इंडिया का एक इनसेपरेबल पार्ट है। तो कुल मिलाकर के धारा 370 हटाने और राम जन्मभूमि जो आमतौर पे एक पॉलिटिकल डोमेन का विषय भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन अंदर खाने से वह एक बहुत बड़ा उसका पॉलिटिकल एसेट साबित हुआ, वोटों के ध्रुवीकरण में काफी मददगार साबित हुआ। कॉम्युनल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा तमगा जो भारतीय जनता पार्टी पर लगा करता था, कहीं ना कहीं उसके तार उस राम जन्मभूमि मुद्दे से ही जुड़ते थे। लेकिन जबकि कोर्ट के डोमेन में ये सारा मुद्दा चला गया तो कोर्ट ने आखिरकार सरकार ने फैसिलिटेट किया कि फास्ट ट्रैक सुनवाई के जरिए रोज रोज उसकी बैठकें हुई और एक न एक दिन राम जन्मभूमि को हिंदुओं को ही सौंपा गया और वह मंदिर बनाने का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया। इन दो मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक कहीं ना कहीं एक नए आशावाद को पाई। लेकिन दोस्तों 2020 में मार्च 2020 में विश्वव्यापी महामारी कोविड का आगमन होता है और नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे दुनिया में अपनी वाहवाही लूटने के लिए समूचे देश की आबादी को 6 घंटे की मोहलत में देशबंदी में एक तरह से ला देती है और जो लोग जहां थे वहीं पर उनको एक तरह से रोक लिया गया, जो जहां पर दुबके पड़े थे वहीं पर उन्हें एक तरह से सिमट कर रहने को कह दिया गया और पूरे देश में आवाजाही बंद हो गई। देश के करीब 15 करोड़ श्रमिक जो है एक तरह से लॉकडाउन हो गए और कहा गया कि कुल मिलाकर के 35 करोड़ आबादी वो कहीं भी मूव करने की स्थिति में नहीं आई। एक वक्त आया कि महामारी के डर, एक महामारी के खौफ से उस लोगों ने कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन बाद में जब श्रमिकों में अपने प्रियजनों को जाने को लेकर के जब उनमें एक तरह से उतावलापन मचा और सरकार ने रेलवे का और तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जब व्यवस्था नहीं कर पाई तो एक बहुत बड़ा असंतोष पनपा और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा असंतोष का माहौल बना। नरेंद्र मोदी ने इस बात को भली भांति भांप लिया और उन्होंने ये तय किया कि इस कोविड महामारी को लेकर जब भी अगर बंदी की अगर कोई बात आएगी तो केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकारें उसका फैसला लेंगी। और उसके बाद अप्रैल 2021 में कोविड की दूसरी मारक लहर आती है और बंगाल का चुनाव जीतने को जिसे प्रतिष्ठा का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया था, उसने जब कोविड की जो दूसरी मार और दूसरी लहर आई उसमें कहीं न कहीं सरकार ने कोताही दिखाई, उदासीनता बरती और देश के करोड़ों लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़पते रहे, अस्पताल में बेड पाने के लिए तो एक तरह से वो सिसकते रहे और देश में एक भयानक मंजर आया, लाशों के ढेर लग गए, लाखों लोगों की मौत हुई और देश त्राही त्राही कर उठा। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक, गैर आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 47 लाख लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन सरकार ने केवल 5000 रोज के हिसाब से मौतों का आंकड़ा दिया और कुल मिलाकर के अभी सरकार का आंकड़ा अभी भी 5 लाख के करीब आसपास है, लेकिन WHO के आंकड़े इसे 47 लाख बता रहे हैं। लेकिन सरकार ने जुलाई 2021 में यह तय किया कि वह समूचे देश की आबादी को फ्री वैक्सीनेशन देगी और कुल मिलाकर के एक वैक्सीनेशन को भी जनधन योजना, उज्ज्वला और सौभाग्य योजना की तरह एक राष्ट्रीय मिशन का स्वरूप दिया गया और सरकार ने बहुत जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और आज की तारीख में वो वैक्सीनेशन का आंकड़ा 195 करोड़ हो चुका है, क्योंकि हर व्यक्ति को 2 वैक्सीन दिए जाने हैं और अब एडल्ट आबादी को भी यानी कि 10 से 18 साल की आबादी को भी वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल का यदि अगर हम सार निकालते हैं तो देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा पाई है, देश ने एक निर्णायक नेतृत्व पाया है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी काफी काम हो रहा है, देश में कुछ नए तरीके का माहौल बना है। लेकिन दोस्तों
नोटबंदी, देशबंदी, जीएसटी और सेकंड कोविड लहर को लेकर के जो राजनीतिक विस्तारवाद के सामने उसके प्रति कोताही बरती गई, वह नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बदनुमा दाग की तरह भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर के 8 साल में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार पर हम नजर डालते हैं तो हमें इस बात का बड़ा ही अफसोस होता है कि जो देश 75 साल अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वह देश जो एक लोकतांत्रिक देश है, वह देश जो एक बहुदलीय देश है, वह देश जो एक बहुसांस्कृतिक देश है, उस देश में एक इस तरीके की राजनीति होना जहां ध्रुवीकरण होता हो, जहां वर्ग शत्रुवाद और वर्ग मित्रवाद को बढ़ावा दिया जाता हो, जहां पहचान की राजनीति अपने चरम पर चली जाती हो, तो इस बात का बड़ा अफसोस होता है। और सबसे बड़ा अफसोस होता है कि सत्ताधारी निजाम इस तरीके का व्यवहार करती है मानो इस देश में लोकतांत्रिक अधिनायकवाद चल रहा है, इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। दोस्तों, एक तरफ सोशल मीडिया के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से लगातार कनेक्ट करते दिखाई देते हैं, जनता के बहुत बड़े हितैषी बनते हैं, गरीबों की लगातार चर्चा करते हैं। लेकिन आप सरकार के अंदर में जाएं, कोईट्री में जाएं, तमाम मंत्रालयों और विभागों और उस माहौल को देखें तो लगता है कि यह देश संसदीय लोकतंत्र नहीं है, यह देश एक कैबिनेट के जरिए शासित नहीं हो रहा है, यह देश एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भी नहीं है, यह देश कहीं न कहीं एक अधिनायक के द्वारा शासित हो रहा है। हर मंत्रालय के वेबसाइट पे नरेंद्र मोदी का फोटो दिखता है, मंत्रालय के एक एक फैसले नरेंद्र मोदी और पीएमओ के जरिए लिए जाते हैं, मंत्रालयों में किसकी हायरिंग हो, किसकी फायरिंग हो, कोई पता नहीं। इवन कि मुख्यमंत्रियों के साथ भी यही हाल है। और कुल मिलाकर के जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वह योग्यता के आधार पर तो कतई नहीं किया जाता। जो मोदी जिन्हें पसंद दें, जिन पर उन पर हाथ रख दें, उनका भाग्योदय हो जाता है। आज देश के 95% मंत्रियों को आदमी पहचानता तक नहीं, कोई कसौटी नहीं है। एक मंत्री को 4 बड़े बड़े मंत्रालय दे दिए जाते हैं और किसी एक मंत्री को एक मंत्रालय का अदना विभाग के बराबर का भी मंत्रालय नहीं दिया जाता। कुल मिलाकर सत्ता का केंद्रीकरण दिखाई देता है। तो यह एक स्थिति कहीं से हमें अच्छा महसूस नहीं कराती। यह ठीक है कि लोकतंत्र में अगर आप जनता के हीरो बनते हैं, डार्लिंग बनते हैं, तो सब कुछ माफ कर दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब, माफ कीजिए, केवल चुनाव जीतना और लोगों का समर्थन लेना नहीं है। लोकतंत्र के अपने कुछ बुनियादी वसूल है कि वहां पर जुडिशियरी एक तरह से रिव्यू करती है, उसके पास जो एक तरह से हर चीज को देखने का और सुनने का अधिकार है। विधायिका कार्यपालिका पर नकेल लगाती है। प्रेस को पूरा फ्रीडम होता है, बल्कि लोकतंत्र में प्रेस को भी, मीडिया को भी पूरा संवैधानिक दायित्व मिलना चाहिए। जो चौखंबा राज की जो हम बात करते हैं, जो लोकतंत्र के प्रिंसिपल के तहत सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस, और कोई आदमी का वर्चस्व नहीं होता, कोई न कोई एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। एक आदमी की रखवाली दूसरा करता है, दूसरे का तीसरा करता है और तीसरे का चौथा करता है। वो स्थिति नदारद हो गई है और इस सरकार ने अपने रणनीति के तहत कुछ इस तरीके का जाल बुना है। तो कुल मिलाकर के एक कार्यकारी सत्ता नरेंद्र मोदी के पास है, जो जुडिशियरी, मीडिया, एग्जीक्यूटिव और संविधान और लोकतंत्र के तमाम संस्थाओं को अपने हाथ में लिए हुए हैं। लेकिन निर्णायक नेतृत्व जरूर है, फैसले त्वरित लिए जाते हैं, हर चीज पर पहल की जाती है, लेकिन सरकार का वाजिब विरोध भी इस सरकार को स्वीकार नहीं है। इसीलिए समाज के तमाम लोगों की भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की जाती। बड़े बड़े नामचीन हस्तियों के साथ नरेंद्र मोदी अपने फोटो खिंचाते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन समाज के वो तमाम तबके जो देश में अपने बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, सरकार ने उनको अलग किया हुआ है केवल पॉलिटिकल करेक्टनेस के आधार पर। और एको हम दूजो नास्ती, 2 मैन आर्मी और 1 मैन शो के सिद्धांत पर यह सरकार चल रही है, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक जनमत हमारे समर्थन में है, जब तक हमारा विस्तारवाद चल रहा है, तब तक हमें किसी तरीके का एक तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी अपने तमाम अच्छे कामों के बावजूद इतिहास में एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज होंगे।
लेकिन एक महान प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज नहीं होंगे, क्योंकि उनमें इस तरीके का एक तरह से सहन शक्ति नहीं है, इतना उनका विराट दायरा नहीं है कि देश के तमाम तबकों को अपने में समाहित कर एक विराट मानस स्थिति के साथ देश के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान में तो वो एक शक्ति के बदौलत कहला रहे हैं, लेकिन इतिहास में उसी तरीके का नाम दर्ज होगा, इस बात में दोस्तों संदेह है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे के साथ, फिर किसी सुलगते सवाल के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।